गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान में प्यारे विद्यार्थियों, वो अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसकी चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। आज अपन जिस बात की व्याख्या करेंगे वो है आपकी सहभागिता। बोर्ड के समक्ष आपको दिख भी रहा होगा, सहभागिता की अपन चर्चा करेंगे। और कुछ विद्यार्थी इस शब्द से आकलन भी कर रहे हैं कि ये जो अवधारणा है सहभागिता, वास्तव में किस सहभागिता की बात अपन कर रहे हैं। आपने आप सब में विद्यार्थियों ने, छात्रों ने ये जरूर देखा होगा कि सहभागिता का मतलब है हम आपस में किस बातों का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, किन किन कार्यों में हम सहभागी बने रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी अवधारणा है प्यारे विद्यार्थियों, कहते ही इसका कोई लोड नहीं लेना है। बहुत अच्छी अवधारणा है, बहुत समझ में आएगी। एक बार नहीं तो आपको 2 बार वीडियो देखना है। ये यूट्यूब के चैनल पर CCA ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पर हमेशा रहेगा उसको तो आप देखो, लेकिन लगातार देखना कंटिन्यू है, समय का सदुपयोग भी करना है, बीच में रुक रुक के नहीं देखना है। अब देखो, सहभागिता का मतलब है कि आप किसी कार्य में क्या लेते हो, जब रुचि रखते हो उस कार्य में भागीदारी रखते हो। तो कहने का मतलब किसी कार्य में क्या करना, भागीदार होना, ये क्या कहलाता है, ये सहभागी कहलाता है। किसी कार्य में भाग लेना सहभागी कहलाता है। जब आप राजनीतिक प्रक्रियाओं में, शासन प्रणाली के कार्यों में भाग लेने लग जाते हैं। अब सब कौन, मैंने कहा विद्यार्थियों, जनसाधारण की बात कर रहा हूं मैं। पर्टिकुलर जो जनसाधारण है यानी सभी जनता, जनसाधारण यानी जनता, जनसाधारण का राजनीतिक प्रक्रियाओं में, जनसाधारण का राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कैसे प्रत्यक्ष भाग लेना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या लेना, भाग लेना। यानी आप राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार लेते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो ये राजनीतिक सहभागिता कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों। यानी जनता का राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, चाहे प्रत्यक्ष लो या अप्रत्यक्ष लो। कई जगह आपको ये कार्य में भाग लेने की बात है वो प्रत्यक्ष आती है। जैसे प्रत्यक्ष कार्यों में भाग लेने की बात आती है तो स्विट्जरलैंड एक देश है, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें भाग लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो स्विट्जरलैंड, उसमें ये भाग लेने की बात आती है। ये ध्यान आपको जरूर रखना है। कुछ शासन प्रणाली ऐसे हैं कि जहां अप्रत्यक्ष भाग लेते हैं, जैसे भारत में ज़्यादातर अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली में भाग लेने की बात आती है, तो ये लोकतंत्र थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। कमज़ोर की बात करें, वैसे ये राजनीतिक जो सहभागिता अपन पढ़ रहे हैं वो एक व्यवहारवादियों की देन है। व्यवहारवादी जो क्रांति हुई, इसमें व्यवहारवादियों की क्या मानते हैं, इसको देन मानते हैं। उसके बाद इसका क्या हुआ है, प्रभाव बढ़ा है। यानी व्यवहारवादी क्रांति होने के बाद ऐसी प्रक्रियाओं का हमें उल्लेख मिला कि वास्तव में हमें, यानी जो साधारण जनता है उसको राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेनी चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही एक विद्वान का नाम है बेंजामिन बार्कर का नाम आता है, बेंजामिन बार्कर। इस बेंजामिन बार्कर ने कहा है, वो सशक्त सहभागी लोकतंत्र की बात की है। सशक्त सहभागी लोकतंत्र यानी आपका, अगर आप शासन प्रक्रियाओं में प्यारे विद्यार्थियों, इस शासन प्रणाली में कोई व्यक्ति क्या करता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा या जनता ज़्यादा भागीदारी लेती है तो वह सशक्त सहभागी लोकतंत्र कहलाता है।
एक मजबूत लोकतंत्र की क्या करता है, बात करता है, जिसपे आप इनको ध्यान में रखते हुए और दूसरे पॉइंट ले सकते हैं, जिसमें व्यवहारवादियों से संबंधित ये बात आती है कि यहाँ आप किस शासन प्रणाली में ज़्यादा भाग लेना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों का जो आधुनिक उदाहरण देखे, अनेक विद्वानों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ कहा भी है। और अब जो पॉइंट बनता है राजनीतिक चेतना और सहभागिता, यानी वास्तव में लोगों की कितनी रुचि है इस सहभागिता के प्रति, उसका भी ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसकी परिभाषा ध्यान भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी ये प्रत्यक्ष किसी शासन कार्यों में भाग लेना जनता का, चाहे प्रत्यक्ष रूप से लो चाहे प्रत्यक्ष वो राजनीतिक सहभागिता है। और किसी चीज़ को, शासन को सशक्त बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब है राजनीतिक सहभागिता एवं नागरिक चेतना। राजनीतिक सहभागिता एवं नागरिक चेतना, ये प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको ध्यान रखनी है, राजनीतिक सहभागिता एवं नागरिक चेतना। तो नागरिक चेतना का कितना योगदान रहता है इसमें, अपन को ये भी ध्यान रखना है। नागरिकों की चेतना उसके शैक्षिक स्तर और वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं जिनके राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि जिन देशों में साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक रहता है, नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक रहता है। यूरोप देशों में बजाय ज़्यादा रहता है किसके, एशिया अफ्रीका के साक्षरता दर, तो उनकी जागृति है वो बड़े पैमाने पर रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि जिन लोगों की राजनीतिक सहभागिता में नागरिक चेतना का होना आवश्यक है, यानी साक्षरता दर, साक्षरता दर है अगर वो क्या है, उच्च है, उच्च साक्षरता दर है, तो आपकी राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में आपकी जो भागीदारी है वो भी क्या होती है, अधिक बढ़े जाती है। कहने का मतलब इन कार्यों के प्रति ही आपकी राजनीतिक प्रक्रियाओं में शासन की भागीदारी भी क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। जैसे मैं कह दूं यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनकी साक्षरता दर अधिक है और वहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी भी अलग है। तो कहने का मतलब ये अपनी साक्षरताओं में, ये साक्षरता हो चाहे अन्य किसी प्रकार के कार्य हो, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और कहने का मतलब है कि जिन नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं करते तो वो राष्ट्र पतन सा होता है। और जहाँ पर जिन राष्ट्रों में इनकी शासन प्रणाली में ज़्यादा भागीदारी रहती है तो ये शासन भी करते हैं। कुछ जगह हमें ये भी देखने को मिलता है प्यारे विद्यार्थियों कि राजनीतिक सहभागिता में एक अभिजात्य वर्ग हुआ करता है, मतलब कुछ शासन प्रणालियों में। तो वो अभिजात्य वर्ग क्या होता है, आपने सुना होगा, अभिजात्य वर्ग शासन प्रणाली में एक अभिजात्य वर्ग हुआ करता है। राजनीतिक सहभागिता में अभिजात्य वर्ग एक वर्ग है। अभिजात्य वर्ग का मतलब यहाँ से इस बात से तात्पर्य ये इंगित करता है कि शासन प्रणाली में कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, कुछ शासन प्रक्रिया में कुछ पॉलिटिशियन, राजनेता हो सकते हैं जिनके कार्य प्रणाली में अभिजात्य वर्ग ऐसे अभिजन वर्ग से संबंधित रखना है। अभिजन कुछ वर्ग है वो अपना शासन प्रक्रियाओं में ज़्यादा भागीदारी रखता है। कुछ लोग इन राजनीतिक कार्यों में अभिजन वर्ग ही का प्रभाव देखने को मिलता भी है। और शर्त यह है कि जिसमें शुम्पीटर ने भी कहा है कि चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना उनका व्यावसायिक काम हो चुका है। यंत्रबद्ध यह है कि 2 या 2 से अधिक महत्व के समन्वित अभिजात्य हो सकते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, जो शासन की प्रक्रियाओं में, सरकार चलाने में, शासन की नीतियां बनाने में या सरकार के संचालन में इनका क्या रहता है, अधिक प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रणाली में इनका क्या रहता है, ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये नीतियां बनाना, सरकार चलाना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, प्रभाव इनमें दिखाई देता है। ये भी ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसी अभिजात्य वर्ग ऐसा है जो प्रशासनिक नीतियों बनाना, प्रशासनिक कार्य संचालन करना,
उनमें एक वर्ग का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, वो उनका दबदबा रहता है, अपन ये कह सकते हैं। तो ये राजनीतिक सहभागिता में एक उस वर्ग का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, ये अपन को ध्यान रखना है। एक राजनीतिक सहभागिता में नागरिक चेतना की अपन ने बात की थी, साक्षरता दर जिस प्रकार से बनी होती है। तो ये पॉइंट अपन ने देखे प्यारे विद्यार्थियों। अब राजनीतिक सहभागिता का जो स्वरूप की मैं बात करूं तो राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप जरूर अपन को देखना होगा। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलती भी हैगी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें आपस में बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना पड़ेगा। आर्ट्स का रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहा है, उसमें कुछ अच्छे मार्क्स भी बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो इनकी भी ध्यान रखना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये कोशिश जरूरी है। अब इसका राजनीतिक सहभागिता के मैं स्वरूप की बात करूं कि राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप कैसा है, राजनीतिक सहभागिता का मैं स्वरूप की बात करूं कि स्वरूप कैसे है, तो राजनीतिक सहभागिता का जो स्वरूप आप देंगे उसमें दो तरह से होते हैं। वैसे तो एक तो विकासपरक होता है और एक लोकतांत्रिक होता है, और वहीं पर जो स्वरूप है वो दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। एक आती है प्यारे विद्यार्थियों, वो आती है आधुनिक राजनीतिक सहभागिता। इन दोनों के दो दो चरणों के आधार पर इनको देखना होता है, परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और आधुनिक राजनीतिक सहभागिता। ये दो चरणों में बटी होती है। एक तो नागरिक सहभागिता, नागरिक सहभागिता, वैसे ये चार्ट बोर्ड की क्लास में हटा दिया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं, दिए हुए हैं। एक है राज्य सहभागिता, राज्य सहभागिता, ये दो हैं। यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देती है, नागरिक सहभागिता दिखाई देती है, और एक देगी वो आपकी देगी राज्य सहभागिता, राज्य सहभागिता। तो कहने का मतलब नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता, ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब इनमें आपको कौन कौन सी बातें यहाँ पर दिखाई देंगी वो भी अपन को देखनी है। इन दोनों को जो बांट रखा है स्वरूप, उसमें अपन ने देखा कि राजनीतिक शासन प्रणाली गतिविधियां जिनके अंदर कोई सार्वजनिक नीतियां और निर्णय क्षमता निर्धारण क्रियान्वयन के लिए स्वरूप होता है, और इनको दो भागों में बांटा गया है, सामुदायिक रूप से और सरकार और नागरिकों बीच सक्रियता के अनुसार। तो इसके विभिन्न रूप हैं, वो दोनों भागों में बांट रखे हैं। देखो, एक तो है यहाँ पर जो बनेगा नागरिक सहभागिता में देखें तो यहाँ पर सरकार होगी। कौन होगी? आपकी गवर्नमेंट सरकार होगी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि ये भी बने होते हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने होंगे। दूसरी बात करूँ, यहाँ पर पत्र पत्रिका होंगी, यहाँ पर पत्र पत्रिका, टेलीफोन हो गया, या इसको मैं कह सकता हूँ रेडियो हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। प्यारे विद्यार्थियों, नागरिक सहभागी होते हैं क्योंकि शासन प्रणाली में इनकी बात होती है। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आप लिख सकते हो साक्षात्कार ले सकते हो, और इसके अलावा आप उसको संपादक से भी मिल सकते हो, संपादक से वार्तालाप विवाद कर सकते हैं। एक बनता है यहाँ पर आपका दबाव समन्वय भी का भी योगदान रहता है, दबाव समूह बने रहते हैं। एक है आपका राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रचार प्रसार भी हो सकता है, प्रचार भी एक इम्पोर्टेंट तत्व बनता है यहाँ पर। एक जो बनता है वो आता है यहाँ पर प्रत्याहान, प्रत्याहान रिकॉल होता है, रिकॉल सिस्टम होता है, यानी शासन प्रणाली में वापस बुलाना। तो ये आपको नागरिक सहभागिता के रूपों में अपन को देखने को मिलते हैं, ये इतने उदाहरण। और अगर राज्य सहभागिता की बात करूं तो सरकार क्या करती है, सरकार वो चुनावों का क्या करती है आयोजन। राज्य सरकार क्या कैसे आपको भागीदारी लेगी,
वो राज्य सरकार चुनावों का क्या करेगी, संपादन करेगी, तो आप नागरिकों में सहभागी बनेंगे, चुनावों का आयोजन कर सकते हैं। यहां पर चुनावों का आयोजन, जब चुनावों का आयोजन होता है तो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट बनता है, वो ये बनता है कि यहाँ पर परिपरीक्षा शब्द आता है, एक परिपरीक्षा, परिपरीक्षा का पॉइंट बनता है। यानी यहाँ पर शासन प्रणाली में दो रूप पढ़ रहे हैं अपन, एक तो नागरिक सहभागिता, एक राज्य सहभागिता, एक है सार्वजनिक सुनवाई करना, सलाहकार परिषदों का गठन करना, एक है सार्वजनिक सुनवाई की जाती है और सलाहकार परिषदों का गठन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनसे राज्य सहभागिता होता है। ये परंपरागत तरीके हैं, पुराने तरीकों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें दो तरीके से आप शासन प्रणाली में सहभागी देख सकते हैं। इसके रूप हैं, यहाँ पर आप रूप की बात कर रहे हैं तो दो रूपों में दिखाई देता है, परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत में नागरिक सहभागी कैसे रहते थे, राज्य कैसे भागीदारी इनको रखता था। अब आधुनिक की मैं बात करूं तो आधुनिक में किस प्रकार से ये भागीदारी रहते हैं, तो नागरिक सहभागिता के वही दो रूप हैं यहाँ पर, नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता गैर परंपरागत के, जिसमें विरोध प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पोस्टर, नुक्कड़ हड़ताल, भूख हड़ताल, सरकारी पुरस्कारों का अस्वीकार करना वापस, ये करते हैं। राज्य में आयोजन परेड वगैरह होती हैं, तो ये भी आपको ये ध्यान रखने हैं। तो इतने सारे पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर नागरिक सहभागिता में। आप कैसे आधुनिक है, या इसको आप कह सकते हैं गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता, यानी वर्तमान समय में आप नागरिक कैसे सहभागी रह सकते हैं और सरकार इन लोगों को कैसे भागीदारी बनाती है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो नागरिक कैसे, देखो आजकल क्या होता है, किसी चीज को सही नहीं होता तो उसका विरोध किया जाता है, हड़ताल की जाती है, नारेबाजी की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, नुक्कड़ पर विरोध प्रदर्शन के जो तरीके हैं है ना, जलान भी जाती है, इसमें भूख हड़ताल भी आ सकती है, भूख हड़ताल या वगैरह वगैरह, पोस्टर वगैरह लगाना, ये आजकल के ये तरीके हैं विरोध प्रदर्शन करने के, नागरिकों के सहभागी बनने के, ये ध्यान रखना है। कहीं पुरस्कार आवंटन होता है तो पुरस्कार आवंटन को, पुरस्कार को अस्वीकार करना, यानी ये पुरस्कार वगैरह को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, जिनको ये खुद नहीं लेते, तो ये नागरिक सहभागी बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीका रूप अपना लेते हैं, सविनय अवज्ञा। एक है राजनीतिक हिंसा, ये राजनीतिक हिंसा भी क्या बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है। तो ये नागरिक सहभागिता के ये तरीके हैं जिसमें वर्तमान समय में ये क्या लेते हैं, भागीदारी रहते हैं। अब राज्य किस तरह से भागीदारी रहता है, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना, गणतंत्र की परेड कराना, अभियान चलाना, स्वच्छता का, साक्षरता का, टीकाकरण का, वृक्षारोपण का, कोई दौड़ वगैरह, निबंध, वाद विवाद प्रदर्शन, तो ये सारी चीजें करते हैं तो राज्य अपने आप सहभागी हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, यहाँ पर राज्य किस तरह से सहभागी होगा, तो राज्य इस तरह से सहभागी होगा जिसमें राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करेगा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, जिससे सहभागिता बढ़ेगी। एक कर सकता है राज्य क्या, गणतंत्र परेड, इससे हो सकता है। एक हो सकती है आपकी, क्या कर सकता है, कुछ अभियान चला सकता है, अभियान जिसमें आ सकता है स्वच्छता का अभियान। एक आ सकता है प्लस पोलियो अभियान, ऐसे चलाएगा जिससे सहभागी। एक है
वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कर सकता है। और क्या कर सकता है? स्वच्छता हो गया, वृक्षारोपण। एक हो सकता है सार्वजनिक दौड़, सार्वजनिक दौड़ आयोजन हो सकती है। एक हो सकता है कि यहाँ पर राज्यों की सहभागिता के लिए क्या करवाए जा सकते हैं? राज्य सरकार सहभागिता के लिए वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता हो सकती है, प्रतियोगिता जिसमें निबंध हो सकता है या वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है। तो ऐसे सरकार में सहभागिता के स्वरूप को देखा अपन ने, दो रूपों में दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चार्ट के माध्यम से आपको दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बाकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध होंगी ही होंगी, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर रखें आप इनमें। तो जिसमें दो प्रकार से राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप मैंने आपको बताया है कि कैसे सरकार में आप सहभागी रहेंगे। तो सरकार दो तरह से सहभागिता बनाने का रूप है। कैसे? एक तो परंपरागत सहभागिता और एक आधुनिक या गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। गैर परंपरागत में बात करूं, ये तो पहली है और ये दूसरी है। इसमें एक नंबर पे आया ये कि नागरिक किस तरह से सहभागी होंगे, और नंबर बे पे है यहाँ पर ये राज्य कैसे होगा। एक है ये और एक है ये है। तो इस तरह का मतलब है यहाँ पर किस तरह से सहभागी बनेंगे ये। तो नागरिक सहभागिता के ये तरीके हैं जिसमें सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधि भेजना, टेलीफोन पत्र, रेडियो, समाचार पत्र, साक्षरता, संपादक, दबाव समय, प्रचार, प्रत्याहन, ये सारे सिस्टम है नागरिक सहभागिता। पहले प्राचीन समय में रुचि रखते थे, इनका प्रभाव कम है आज। एक राज्य सहभागिता, चुनाव का आयोजन करना, परिपरीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई करना, सरकार की परिषदों का गठन करना। चर्चा करूंगा आप परिपरीक्षा का बाद में। एक है आपके आधुनिक समय में कैसे हैं, तो आधुनिक समय में नागरिक कैसे सहभागी रहते हैं, राज्य किस तरह से सहभागी रखता है। तो विरोध प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, नारेबाजी करना, पोस्टर लगाना, जुलूस निकालना, भूख हड़ताल निकालना, रैली करना, तो ये सारे जो हैं वो क्या है, नागरिक सहभागिता के हैं। पुरस्कारों को अस्वीकार कर देना। एक है समन्वय और एक है राजनीतिक हिंसा। तो इतने सारे पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों जिनके आधार पर राज्य सहभागी बनता है। ठीक है नागरिक। अब है यहाँ पर राज्य सहभागिता, सरकार कैसे सहभागी है। तो सरकार राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करवाती है, गणतंत्र परेड कराती है, कहीं ना कहीं अभियान चलाती है, और स्वच्छता के अभियान, वृक्षारोपण प्लस पोलियो अभियान, सार्वजनिक दौड़, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, ये सारे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। अब मैं जो बात करना चाहता हूं, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, राजनीतिक सहभागिता के जो अभिकरण हैं, उन अभिकरणों की बात करूंगा। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन कौन से हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दो प्रकार से मैंने बताया, परंपरागत और आधुनिक यानी गैर राजनीतिक। दोनों में नागरिक सहभागी हैं और राज्य सहभागी हैं, दोनों अलग अलग रूपों में यहाँ पर कार्य करते हैं। दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पर, तो नागरिक सहभागिता, राज्य सहभागिता, इनका भी जो आधुनिक तरीका है या गैर परंपरागत तरीका है वो ये है। तो जिसके आधार पर नागरिक सहभागिता के जो स्वरूप अपन को देखने को मिलते हैं। अब है राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कौन से हैं। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण, राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन कौन से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभिकरण का मतलब है कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे राजनीतिक सहभागिता बनी रहती है, जुड़े होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक दबाव समूह। उदार लोकतंत्र के अंदर लोगों में ऐसा समूह जो किसी समान हित का सिद्धि के उद्देश्य से संगठित होते हैं। तो पहला पॉइंट बनता है आपका दबाव समूह। दबाव समूह, दबाव समूह कैसे हैं, यहाँ पर कहने का मतलब दबाव समूह का प्रेशर ग्रुप्स की बात की जा रही है। वो शासन प्रणाली में अपना प्रभाव रहता है। दबाव समूह अपना एक योगदान रखते हैं जिससे सहभागिता को क्या है, ये राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, लोक मत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा कर ऐसी नीतियाँ बनाने का प्रयास करते हैं जो उनको हितों के अनुरूप होती है। चाहे कैसे भी हो, ये लोग एक ऐसे वर्ग हैं, ये अपनी शासन प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव रखता है
और चाहे कैसा ही यंत्र या साधन अपनाना पड़े, वो अपनी खुद की भागीदार रहते हैं, अपने हितों के लिए वो कार्य करते हैं। ये स्वयं के हित के लिए, स्वयं हित के लिए कार्य कराते हैं। लिए क्या करते हैं? कार्य। नीतियां बना सकते हैं, सरकार को चलाने का कार्य भी ये करते हैं, दबाव समूह की बात आती है तो। एक है आरंभक प्रस्ताव, यानी तैयार करना, जिसमें व्यवस्था प्रथा है। आरंभक यानी प्रस्ताव तैयार करना। कहने का मतलब है, आरंभक का मतलब है किसी चीज में आपको एक प्रस्ताव बनाना होगा, और प्रस्ताव ये बन गया। इसके लोकतंत्र के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रजा स्वयं के मतदाता किसी कानून के संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसके विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेजता है। मतदाता संख्या निर्धारित के आधार पर करते हैं। स्विट्जरलैंड में यह विशेष प्रक्रिया है। भारत में भी निजी विधेयकों पर ऐसी छूट दी गई है हस्ताक्षर के तहत। तो कहने का मतलब, आरंभक का मतलब है किसी चीज को हटाने के लिए, जैसे धारा संख्या, अभी आपके नया जैसे धारा संख्या है या अनुच्छेद है वो 370 है आर्टिकल, उस आर्टिकल के बारे में अभियान चलाया कि इस पर क्या करो, हस्ताक्षर करो कि आप इस संख्या इसको हटाना चाहते हैं कि नहीं हटाना चाहते। तो ऐसा प्रस्ताव भेजा जाता है आरंभक, ऐसा स्विट्जरलैंड में जरूर किया जाता है, देखा जाता है अपन के द्वारा। एक है आपको प्रत्याहन, यानी प्रतिनिधि वापस बुलाना। प्रत्याहन, इसमें है प्रतिनिधि को वापस बुलाना। प्रतिनिधि को वापस बुलाना, तो इसका मतलब है आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रतिनिधि को वापस बुलाने का मतलब है यहाँ पर आप किसी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में प्रतिनिधि को वापस भेजने का मतलब है आपने किसी चीज चुना है, सरकार में एक विधेयक चुना या विधायक चुना, एमएलए चुना, एमपी चुना, सांसद चुना। अगर वो आपका कार्य सही नहीं कर रहा है तो उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, नया प्रतिनिधि आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्याहान कहलाती है। ठीक है, तो इसको पूछ सकता है प्रत्याहान क्या है, तो प्रतिनिधि को वापस बुलाना। लोकतंत्र के लिए यह है मतदाता निर्धारित हस्ताक्षर करके, ये स्विट्जरलैंड में ज्यादापन है। एक है जन सुनवाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार जनता के आरंभक में एक अभियान चलाना, विशेष अभियान होते हैं। अभियानों के तहत आप क्या करते हैं, जनता की क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। जब ये सुनवाई करते हैं, वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से होती है ये सुनवाई, जनता के सामने आप जाओ और प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सुनवाई की जाती है, वो जन सुनवाई के अंतर्गत आती है। चाहे गांव प्रशासन हो, संघ अभियान के तहत आप इनमें जुड़ सकते हैं। एक है सलाहकार परिषदों की बात करूं तो सलाहकार परिषद आजकल सरकार विभिन्न कार्यों में विशेष कार्यों पर सलाह के लिए बनती है, जैसे ब्रिटेन में बनती है। एक है सलाहकार परिषद, तो ये सलाहकार परिषद है। ये सलाहकार परिषदों का मतलब है कि आप किसी को सलाह के लिए, किसी में एडवाइजरी के लिए आप सलाह के लिए इनका गठन कर सकते हैं, और ये सलाह देती हैं प्यारे विद्यार्थियों सरकार में कि आप किस तरह से ये सलाह लेते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सलाह के लिए, जैसे ब्रिटेन में ये बनी होती हैं, ज़्यादातर ब्रिटेन में सलाह के लिए अनेक सलाहकार संस्थाएं बनी होती हैं, ये भी ध्यान रखना। एक है परिपर्चा, किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। अब एक शब्द आया था परिपर्चा का मतलब है कि किसी प्रश्न पर या किसी प्रश्न पर निर्णय का हेतु मतदान करना। किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान प्रक्रिया। भाई आप कोई निर्णय देते हैं, आपसे कितने लोग सहमत हैं, कितने नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, मतदान करेगा। आप उसको मतदान के लिए रख देते हैं तो ये प्रक्रिया हो जाती है जिसमें ये भाग लेते हैं और उस पर मतदान करवाया जाता है कि आप इस बात पर कितने लोग सहमत हैं। वो परिपर्चा का एक रूप बनता है प्यारे विद्यार्थियों। एक है आप अन्यायपूर्ण कानून को जब आप जानबूझकर खुले तौर पर तोड़ा जाता है, विरोध किया जाता है, तो उसको कहते हैं सविनय अवज्ञा, यानी कानून तोड़ना। कानून को तोड़ना। और कानून किस रूप से तोड़ा जाता है,
भाई सही कानून नहीं है, आप जानते हो उस कानून को सही नहीं है, तो आप विरोध करना चाहते हैं तो उस कानून का क्या कर सकते हैं, कहीं ना भी कहीं विरोध कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा किया आंदोलन चलाया, नमक कानून तोड़ा, क्योंकि कर नहीं लगाना था जनता पर और ये सरकार कर लगा रही थी, तो उस कानून को तोड़ा जा सकता था और ये किया गया, ये भी थे। तो ये सविनय अवज्ञा है। एक पॉइंट और है, राजनीतिक प्रतिहिंसा विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र है, जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाना आदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई, ऐसी कार्य लोकतंत्र का सरहार उल्लंघन है। लेकिन ये देखा जाता है कि सरकार पर ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती है या फिर झुक जाती है। तो ये राजनीतिक प्रतिहिंसा है प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक प्रतिहिंसा। और इसमें क्या किया जाता है, मैंने कहा लोकतंत्र में ऐसा है कि सरकार को विरोध के लिए क्या किया जाता है, हिंसा का सहारा लिया जाता है। और हिंसा में क्या किया जाता है कि आपकी सार्वजनिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जैसे कुछ भी हो सकता है, तोड़फोड़, बसें फोड़ से, शीशे फोड़ दिए, है ना, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो ये राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही मोस्ट पर्सन है, आप इसको मोस्टली ध्यान रखेंगे। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण कौन से हैं, उपकरण कौन से हैं, साधन कौन से हैं, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। इसी क्लास के वीडियो का भाग 2 लेकर आऊँगा जिसमें। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।